हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम हरियाणा एचटेट के एग्ज़ाम के लिए करने जा रहे हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी। प्लेलिस्ट अवेलेबल है हरियाणा PYQs 2024 से 25 के नाम से, आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखा हो तो 26 जुलाई 27 जुलाई को एग्ज़ाम है आपका, तो तैयारी कीजिए आप अपनी अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस करते रहिए। साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम इसी तरीके से आएंगे आपका। आप एलिमिनेट कर पाएंगे, आपको आदत लगेगी आपके अच्छे एग्जाम्स देने के लिए। और 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा एग्ज़ाम को, ठीक है। CDP को इसकी अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं, हम CDP को तैयार करते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा। एजुकेशन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट इन। तो ये थोड़ा सा ना जो क्वेश्चन है ये है आपका किसका, पॉलिटी का, लेकिन ये भी CDP में कहीं ना कहीं आता है। सारा ही चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन जो है वो ट्रांसफ़र की गई स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। कब ट्रांसफ़र की गई? 1976 में की गई, 1980 में की गई, 1972 में, या 1950 में की गई? हमें इसका आंसर बताना है। देखिए ये की गई थी 1976 में। 1976 में हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, बहुत सारे बदलाव हुए थे। तो तभी एजुकेशन को गवर्नमेंट से हटा के, यानी कि स्टेट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। यानी कि गवर्नमेंट और स्टेट दोनों ही बराबरी यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। तो 1976 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ना कुछ गलत लिखा हुआ है, तो मैं वो बताना है। तो देखिए, ग्रोथ इज़ अ फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। आपको ये अटपटी नहीं लग रही कि क्या सिर्फ एनवायरनमेंट का फंक्शन है ग्रोथ? ग्रोथ आपकी हेरिडिटी का भी फंक्शन है। माँ बाप पे जाते हैं बच्चे, लंबे होते हैं, कलर होता है, ग्रोथ होती है। तो सिर्फ ये एनवायरनमेंट का फंक्शन नहीं है, ग्रोथ जो है वो हेरिडिटी का भी फंक्शन है। तो इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी। बाकी सब देखिए, आप एक बार देख सकते हैं। ग्रोथ जनरली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस वाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। तो ये तो बिल्कुल सही आपने पढ़ा होगा। इसके बाद है ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल सही है। ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाई इंटरेस्टिंग एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल आंसर तो यही मिल गया कि ग्रोथ जो अंदरूनी आपकी होती है और जो जीन्स फैक्टर होते हैं उनसे डिटरमाइन की जाती है। तो नंबर बी इज द इनकरेक्ट आंसर। इसके बाद है 23, द लिमिट ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड बाई। जो लिमिट है ग्रोथ की वो किसके द्वारा फिक्स की जाती है? यहाँ ज़्यादातर जो आंसर है ना आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जितने भी क्वेश्चन है। आगे जब मैं बढ़ती जाऊँगी, पढ़ाती जाऊँगी, आपको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने मेरे से इस क्लास में हो पाएंगे मैं कराऊंगी। और जब हम आगे करते जाएंगे तो आगे भी आपको मिलता चला जाएगा। इसी तरीके से सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में एग्जाम से पहले पहले। तो जो ग्रोथ है आपकी किसके द्वारा फिक्स की जाती है? जो ग्रोथ की लिमिट है इंटरनल फैक्टर के द्वारा की जाती है, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के द्वारा, या बोथ ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? बताइए, बहुत आसान आंसर है। देखिए जो ग्रोथ है ना वो इंटरनल फैक्टर जितने भी होते हैं ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे उसके द्वारा होती है आपकी क्या बोलते हैं यहाँ पे लिमिट है उसके द्वारा। अब ये लिमिट पूछी गई, ये नहीं पूछा गया कि ग्रोथ कैसे की जाती है। फिक्स लिमिट इंटरनल फैक्टर से हो जाती है, ठीक है। अंदरूनी जितनी एक लिमिट है ग्रोथ की उससे ही होती है। न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से तो बल्कि ग्रोथ होती है, लिमिट नहीं होती। इसके बाद है डेवलपमेंट इज। तो बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि इसका आंसर सी है, बट इसका आंसर ए है। यही प्रैक्टिस करने का फ़ायदा होता है, हम एलिमिनेट करना सीख जाते हैं। इसके बाद है डेवलपमेंट क्या है? एक मैचुरेशन होती है, यानी कि एक बढ़ना होता है, एक बढ़ के एक तरीके से ना रुक जाते हैं। लर्निंग होती है, सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज़ होती है, या ऑल ऑफ दीज होती है। तो भाई ये जहाँ डेवलपमेंट आ गया ना, इसका मतलब तो ऑल ऑफ दीज है। ये तीनों ही चीज़ होती हैं डेवलपमेंट में। मैचुरेशन बढ़ना भी होता है, सीखना भी होता है, और एबिलिटीज़ भी यहाँ पे आपकी बढ़ रही होती हैं। तो ये सारी आंसर नंबर डी। इसके बाद है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस व्हेन। डेवलपमेंट कब होता है? एनवायरमेंटल फोर्सेस वर्क ऑन ऑर्गेनिज्म। जब किसी भी प्राणी के ऊपर एनवायरमेंट फोर्स लगते हैं, क्या तब डेवलपमेंट होता है? या जब एनवायरमेंटल फोर्सेस इंटरेक्ट विद द हेरिडिटरी फोर्सेस इन एन ऑर्गेनिज्म। जब एनवायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी भी प्राणी की हेरिडिटरी फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करता है तब होती है, या दोनों के द्वारा होती है? तो डेवलपमेंट दोनों से ही होती है, एनवायरमेंट से भी और हेरिडिटी से भी। तो इसका आंसर जो है वो नंबर सी हो जाएगा।
इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। क्या जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है ये एक्सरसाइज न्यूट्रिशन से डेवलप की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है ना, सिंपल। इसके बाद है डेवलपमेंट में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। हाँ जी, डेवलपमेंट पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। बच्चे जब न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लेते तो नेगेटिव भी होती है, बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ रहा, ठीक है, लेकिन बच्चा फिर भी डेवलप तो कर रहा होता है ना, तो नेगेटिव भी होती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, यानी कि पहले तो धीरे धीरे उसकी नॉर्मल चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे उसका शरीर, उसका दौड़ना भागना, उसकी भाषा, फिर धीरे धीरे उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसकी पजलिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ वो बढ़ती हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज, सारे ही सही आंसर हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज़ द सन ऑफ ए गोल्ड स्मिथ बिकम्स एन एक्सपर्ट इन गोल्ड स्मिथ। भाई एक सुनार का बच्चा है, वो गोल्ड स्मिथ बन जाता है, एक एक्सपर्ट गोल्ड स्मिथ बन जाता है सुनार का बच्चा। तो किसका एग्जाम्पल है? बायोलॉजिकल हेरिडिटी का, कि उसने अपने पापा से बायोलॉजिकली ये सब कुछ सीखा है, पेट में से सीख कर आया है। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बाद है क्या सोशल हेरिडिटी का है, कि वो जिस समाज में रहता है वहाँ से ऐसा सीख लिया। हाँ जी, बिल्कुल, अपने पापा के साथ रहता है, समाज अपने पापा के साथ रहा है, वो उसकी शॉप पे रहा है, पास में रहा और वो एक्सपर्ट बन गया है, तो बिल्कुल ये सोशल हेरिडिटी का ही है ये एग्जाम्पल। तो आंसर तो नंबर बी हो जाएगा। अब इंस्टिक्ट ट्रांसफर हो गए, पापा ने अपने इंस्टिक्ट ट्रांसफर कर दिए, नन ऑफ दिस, तो ऐसा नहीं है, नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 28, ऑल ह्यूमन कंटेन क्रोमोसोम। जितने भी ह्यूमन बींग हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बताइए? बहुत ईजी है, ये तो आपने पढ़ा होगा, इसमें होते हैं 46। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 24 नर के और 24 मादा के, जाकर 46 बन जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसके बाद है डीएनए टेस्ट हेल्प्स अस टू नो। जो डीएनए टेस्ट है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? जेनेटिक ट्रेट पहचानता है एक पर्सन का, कि जेनेटिक ट्रेट क्या है, जेनेटिक व्यवहार क्या है किसी का, किसी की पर्सनैलिटी और इसकी कंपोजिशन क्या है, या दोनों ही चीज़ पहचानता है? तो इसका आंसर है दोनों ही चीज़, बोथ ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। जेनेटिक ट्रेट भी पहचानता है जीन्स, और पर्सनैलिटी और उसकी कंपोजिशन भी डीएनए टेस्ट से होती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बताइए जरा, कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो एक बार खोजिए क्या है डीएनए की फुल फॉर्म। द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रेगर मेंडलिन। एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो आपकी हेरिडिटी होती है उसी से रिलेटेड है ये, उसका जो लॉ है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, और ये किया गया है ग्रेगर मेंडल के द्वारा। और कब, ये आपको बतानी है, एक सन बताना है। लेकिन मैं आपको सच बात बता दूं कि एचटेट एग्जाम में इतने ज़्यादा सन नहीं पूछे जाते, लेकिन हम कह नहीं सकते कि पूछे भी जाएँ, तो अगर दे रखा है तो एक बार लर्न कर लेते हैं। ये है 1866 में, 1866 में इनहेरिटेंस का लॉ डिस्कवर्ड किया गया ग्रेगर मेंडल के द्वारा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्सनैलिटी ट्रेट इज करेक्ट। पर्सनैलिटी ट्रेट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट करेक्ट है मैं आपको वही बता देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, वो है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज कैसे? जो ट्रेड्स हैं पर्सनैलिटी के वो अकेले नहीं डेवलप होते आइसोलेशन में, वो एनवायरनमेंट की हेल्प के द्वारा डेवलप होते हैं, तो ये भी सही है। सब्जेक्टिव जो ट्रेट होते हैं इंडिविजुअल के वो जेनेटिक फैक्टर से आते हैं, यानी कि जो उसके अंदरूनी फैक्टर हैं, माँ बाप से आते हैं, ठीक है, दादा दादी से आते हैं। और जो बैड एनवायरनमेंट होता है वो सरपास कर सकता है गुड इनहेरिटेंस को, यानी कि आप अंदर से कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आप बैड एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो आप बैड एनवायरनमेंट का थोड़ा सा ज़्यादा सीख जाते हो, और ये पुअर हेरिडिटी मानी जाती है। तो ये सारे ही सही आंसर है, तो आंसर हो जाएगा नंबर डी। इसके बाद 32, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स डिनोट इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड में कौन सी करेक्टरिस्टिक्स आप समझते हैं क्या होता है? तो इन्फेंसी पीरियड में फिजिकल ग्रोथ है वो कर्वी लीनियर होती है, ठीक है। पहले सिर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, फिर वो छोटा होता चलता है ना, बाकी सारी वो आपके गोल मटोल बच्चा एक कर्व में आता जाता है। इसके बाद फिजिकल ग्रोथ रैपिड होती है, हाँ जी बिल्कुल रैपिड होते हैं, जल्दी जल्दी बच्चे के साइड चेंज होने लगते हैं। हेड ग्रोज एट रिलेटिवली स्लोअर रेट एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हेड है, जो सिर है, वो दूसरे पार्टों के अपेक्षा कम रेट पे ग्रो करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इन्फेंसी पीरियड की यही पहचान है, तो ऑल ऑफ दीज आर द इज द राइट आंसर। इसके बाद है नंबर 33 क्वेश्चन, और हम नंबर 35 तक करेंगे। 15 क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को नहीं किया हो तो।
तो अब ये पूछा गया है कि इन्फेंसी पीरियड का कौन सा यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नहीं बताना है। तो जो नहीं है वो है जो इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट है ना, वो मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये इसका है आंसर सही, यानी कि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बायलेटरल से यूनिलेटरल ट्रेंड तो होता है मोटर ऑर्गन। मोटर ऑर्गन्स क्या, जो गतिशील आपके जैसे हाथ पैर चलते फिरने वाले होते हैं। इसके बाद जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट होता है, लेकिन इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट से एसोसिएटेड नहीं होता। ये गलत है, होता है भाई। सोशल डेवलपमेंट बच्चा कर रहा होता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखे। इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ के साथ कर रहा होता है, पहले गुनगुन करके रोता है, फिर तेज रोना सीख जाता है। तो इस तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये है कि परसेप्शन जो है वो बिगिनिंग है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, बिल्कुल है। कॉन्सेप्ट चेंजेस विद चेंजेस इन एक्सपीरियंस, जैसे ही एक्सपीरियंस, जैसे जितना ज़्यादा मतलब एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी सोच, विचार, तरीके, व्यवहार बदल जाता है। और कॉन्सेप्ट जो है वो एज के साथ भी चेंज होता है। और इसका जो आंसर होता है वो है नंबर डी। ठीक है, तीनों ही करेक्ट आंसर है, तो नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ सही से मार्क नहीं हो पा रहा, थोड़ा ना हाथ टेढ़ा पड़ रहा है इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन लैंग्वेज एंड फिजिकल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ दैट। फिजिकल डेवलपमेंट और लैंग्वेज में एक चीज़ कॉमन है, क्या है वो कॉमन, बताइए क्या चीज़ कॉमन हो सकती है। तो ये है आपका इस वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट एट डिफरेंट एजेस। जो डिफरेंट एजेस होती हैं वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गए। आपको समझ आ गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस अवेलेबल है, एक बार प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिएगा। और ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, मैंने HTET रीस्टार्ट 2024 टू 2025 के नाम से डाल रखी है। कॉमन सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू।